आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शोल्डर फायर स्टिंगर मिसाइल के बारे में। FIM-92 स्टिंगर एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से बनाया जाता है। इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में इस मिसाइल सिस्टम का काफी एक्सटेंसिव प्रयोग किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से यूक्रेनियन सोल्जर्स को काफी अच्छे नंबर्स में ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दी गई है और उसका इम्पैक्ट भी बैटलफील्ड पर देखा गया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की बेसिस पर ऑरिक्स की तरफ से क्लेम किया गया है कि इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान 35 हेलीकॉप्टर्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं। ये हेलीकॉप्टर्स अलग अलग तरीके से डिस्ट्रॉय किए गए हैं, लेकिन स्टिंगर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रही है। कल हम लोगों ने अपने वीडियो में LCH के बारे में बातचीत की थी, जहां पर हम लोगों ने बताया था कि कैसे LCH एंटी टैंक और एंटी ड्रोन ऑपरेशन करने में सक्षम होगा। तो उस वीडियो के दौरान आप में से कई लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या भारतीय लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर स्टिंगर जैसी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के सामने टिक पाएगा। साथ ही साथ कुछ लोगों का कहना था कि जिस तरीके से यूक्रेन वॉर में रशिया के हेलीकॉप्टर्स गिरे हैं, उस हिसाब से आज के मॉडर्न डे बैटलफील्ड में क्या हेलीकॉप्टर्स इवन रेलेवेंट हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लोग पहले दे देते हैं। अगर आप यूक्रेन वॉर में हेलीकॉप्टर्स के रोल को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो उनके प्रैक्टिकली दो रोल रहे हैं। एक रोल है क्लोज एयर सपोर्ट और ग्राउंड अटैक का, और दूसरा रोल ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन के लिए Mi-8 हेलीकॉप्टर और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग किया गया है। वहीं पर अटैक रोल्स के लिए Mi-24, Mi-35 और Ka-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग किया गया है। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान Mi-28 हेलीकॉप्टर्स का बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव प्रयोग होते हुए नहीं देखा गया है और इसका एक इम्पैक्ट रशियन बैटल फॉर्मेशंस पर रहा है। इसको वीडियो में हम लोग आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आप इन दोनों ही रोल्स को ले लीजिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और क्लोज एयर सपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेलीकॉप्टर्स के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, स्पेशली तब जब आपकी रिक्वायरमेंट फास्ट मूवमेंट की है। कई लोगों का कमेंट सेक्शन में कहना था कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्रोन्स का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, छोटे ड्रोन्स की इतनी रेंज नहीं होती है, और अगर बात की जाए बड़े ड्रोन्स की तो इस तरीके के ड्रोन्स बिना किसी काउंटर मेजर के साथ में कंटेस्टेड एयर स्पेस में सिटिंग डक्स होते हैं, उनको बड़ी ही आसानी से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। आपको यहाँ पर समझना होगा कि हर तरीके के काउंटर मेजर होने के बावजूद हेलीकॉप्टर्स तक इस तरीके की बैटलफील्ड में काफी ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। ऐसे में ड्रोन्स का तो कोई चांस ही नहीं है। और जो दूसरा रोल, इसको देखते हुए रशियन Mi-28 NM हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर आपको एक रेडार दिखाई दे रहा होगा। ये सर्कुलर रेडार कंप्लीट बैटलफील्ड सर्वेलेंस करने में सक्षम है और ये रोल काफी हद तक भारतीय सेना में अपाचे लॉन्गबो हेलीकॉप्टर की मदद से किया जा सकता है। हालांकि रशियन रेडार को लेकर कैपेबिलिटी पूरी तरीके से पब्लिक नहीं है, लेकिन अपाचे लॉन्गबो बैटलफील्ड में 256 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है। इसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए इस फुटेज को आप ध्यान से देखिए। इस फुटेज में रशियन Mi-35 हेलीकॉप्टर को मोस्ट लाइकली एक स्टर्ला सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से मारकर गिराया गया है। एक मोमेंट के लिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेकर चलते हैं कि अगर इस फॉर्मेशन के साथ में लॉन्गबो रेडार के साथ में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर अगर होता तो इस स्टेरला को पहले ही स्पॉट कर लिया गया होता और लगभग 50 किलोमीटर पहले ही ये पता होता कि इस इलाके में यहाँ पर एक स्टेरला है, और इस इंफॉर्मेशन के कारण इस स्टेरला सिस्टम को हेलफायर मिसाइल मारकर पहले ही ध्वस्त कर दिया जाता। रशियन Mi-28 हेलीकॉप्टर भी कुछ इसी तरीके की क्षमता रखता है, लेकिन रशिया की तरफ से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इस हेलीकॉप्टर को बहुत ज्यादा इंटेंस नंबर में यूज नहीं किया गया है, और इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि अगर सारे कंपोनेंट एक बैटलफील्ड फॉर्मेशन में मौजूद हैं तो लॉसेस प्रैक्टिकली कम होते हैं। और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर्स आज भी बैटलफील्ड में उतने ही रेलेवेंट हैं, बस जरूरत है कि सारे कंपोनेंट एक साथ काम कर रहे हों। आइए अब बात कर लेते हैं FIM-92 स्टिंगर की। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शोल्डर फायर मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम स्टिंगर बैटलफील्ड में लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, और इसी वजह से इन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के अगेंस्ट काउंटर मेजर डेवलप किए गए थे। शुरुआती स्टिंगर्स के खिलाफ फ्लेयर एक अच्छा काउंटर मेजर था, और इस काउंटर मेजर के प्रयोग से हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल से बच सकते हैं। फ्लेयर काफी हद तक एक ऐसा इंफ्रारेड सिग्नेचर जनरेट करती है जो इंफ्रारेड होमिंग सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को डिसीव कर देती है।
लेकिन जैसा कि नॉर्मली हर वेपन सिस्टम में होता है कि एक वेपन बनाया जाता है, फिर उसका काउंटर मेजर बनाया जाता है और फिर बेसलाइन वेपन सिस्टम को अपग्रेड करके उस काउंटर मेजर के खिलाफ और ज्यादा इफेक्टिव किया जाता है। वैसा ही कुछ स्टिंगर के साथ में भी किया गया है और स्टिंगर का जो इम्प्रूव्ड वेरिएंट है यानी कि स्टिंगर बी और सी, जिनको स्टिंगर पोस्ट और आरएमपी कहा जाता है, वो इन काउंटर मेजर्स को हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट की कंपैरिजन में डिफरेंशिएट कर पाते हैं, यानी कि इनकी इफेक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर फ्लेयर काउंटर मेजर को भी इम्प्रूव किया गया है और कोशिश की गई है कि इनकी इफेक्टिवनेस कंपैरेटिवली बेहतर हो जाए, यानी कि हर एक एस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट हुई है। और अब ये नहीं कहा जा सकता कि फ्लेयर्स का यूज इनइफेक्टिव है, क्योंकि आजकल के जो इम्प्रूव्ड फ्लेयर्स हैं वो भी काफी ज्यादा इफेक्टिव हो गए हैं। वैसे काउंटर मेजर्स एक स्टेप आगे जाकर एक्टिव काउंटर मेजर बनते जा रहे हैं। डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम या कहें DIRCM एक इसी तरीके का स्टेप है। इस तरीके के काउंटर मेजर सिस्टम आ रही मिसाइल के ऊपर एक डायरेक्ट IR आउटपुट मारते हैं, जिसके वजह से मिसाइल अपनी ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन खो देती है, जिसके कारण ये मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाती है और टारगेट इस मिसाइल सिस्टम से बच जाता है। अब बात करते हैं इंडियन हेलीकॉप्टर्स की इस सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि भारतीय वायुसेना के पास में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और ये हेलीकॉप्टर्स लॉन्गबो रेडार के साथ में आते हैं। ये लॉन्गबो रेडार बैटलफील्ड में 256 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकते हैं और ये ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन दूसरे सिस्टम के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। इन रेडार्स की रेंज 50 किलोमीटर्स की है, यानी कि ग्राउंड के ऊपर कोई भी टारगेट अगर 50 किलोमीटर के एरिया में है तो उसको अपाचे लॉन्गबो काफी पहले ट्रैक कर सकता है। और एक बार ये सिस्टम ट्रैक हो जाते हैं तो इनके ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, आर्टिलरी शेलिंग, क्रूज मिसाइल्स, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स, गाइडेड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स या फिर ड्रोन स्वार्म से अटैक किया जा सकता है। और प्रैक्टिकली ये इंश्योर किया जा सकता है कि ये सिस्टम आपके दूसरे हेलीकॉप्टर्स को परेशान ना करें। वहीं पर अगर बात की जाए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ काउंटर मेजर्स की, तो LCH के साथ में एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम, रेडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग रिसीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन अभी ये जो 15 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना और थल सेना के लिए बनाए जा रहे हैं, ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन मॉडल हैं और इनमें कुछ सेंसर्स मिसिंग हैं। लेकिन आने वाले समय में जो भारतीय वायुसेना और थल सेना को सीरियल प्रोडक्शन मॉडल्स दिए जाएंगे, उनमें ये सारे के सारे सेंसर्स होंगे और वो हेलीकॉप्टर्स हर तरीके के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होंगे। आई एम श्योर कुछ लोगों का यहाँ पर कहना होगा कि भारतीय वायुसेना और थल सेना को ये हेलीकॉप्टर्स दिए जा रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर्स पूरे नहीं हैं। देखिए, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर जो भारतीय थल सेना और वायुसेना को दिए गए हैं, उनमें ये सेंसर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन ये सेंसर्स स्वीडिश कंपनी साब से इंपोर्ट किए गए थे, लेकिन अब देश में अपने खुद के सेंसर्स बनाए जा चुके हैं और इवेंचुअली जब इस हेलीकॉप्टर का सीरियल प्रोडक्शन शुरू होगा तब तक ये सेंसर पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके होंगे और इन्हीं सेंसर्स को, जो कि साब के सेंसर्स की तुलना में बेहतर सेंसर्स हैं, उनको भारतीय वायुसेना और थल सेना के हेलीकॉप्टर्स के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।